नमस्कार विद्यार्थियों, एड्यूटेकन के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने वाले हैं, फ्रांसीसी क्रांति। देखिए, ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। ये कहानी है उन विचारों की जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। विचार जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन्हीं विचारों ने दुनिया भर की राजनीति और समाज को हमेशा के लिए एक नया रूप दिया। अब ये अध्याय हमारी किताब के पहले खंड यानी घटनाएं और प्रक्रियाएं का हिस्सा है। तो इस खंड में ना हम सिर्फ तारीखें और नाम नहीं रटेंगे, बल्कि हम उन प्रक्रियाओं को समझेंगे जिनसे आज की आधुनिक दुनिया बनी है। हम ये देखेंगे कि कैसे कुछ बड़ी बड़ी घटनाओं ने मिलकर इस आधुनिक विश्व की नींव रखी। तो इस खंड के परिचय में जैसा बताया गया है, हम 3 मुख्य घटनाओं को पढ़ने वाले हैं। पहला, फ्रांस की क्रांति, जिसने हमें स्वतंत्रता और अधिकारों की एक बिल्कुल नई भाषा दी। दूसरा, रूस की क्रांति, जिसने एक ऐसे समाज का सपना देखा जो समानता पर आधारित हो। और तीसरा, नात्सीवाद का उदय, जो हमें ये याद दिलाता है कि हमारे अधिकार कितने नाजुक हो सकते हैं। ये तीनों घटनाएं मिलकर हमारी आज की दुनिया की समझ को आकार देती हैं। हम शुरुआत करेंगे फ्रांसीसी क्रांति से, जिसने राजतंत्र को चुनौती दी और मानवाधिकारों की नींव रखी। तो चलिए अब सीधे उस कहानी में चलते हैं जहां से इन सभी महान विचारों का जन्म हुआ। हम लोग देखेंगे कि कैसे स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्द सिर्फ किताबों से निकलकर आम लोगों की राजनीति का हिस्सा बन गए और कैसे अधिकारों की यानी राइट्स की एक बिल्कुल नई परिभाषा लिखी गई। तो कहानी शुरू होती है पेरिस शहर से, एक ऐसी सुबह से जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ये कोई आम सुबह नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उस दिन शहर में एक अजीब सा तनाव था, एक डर का माहौल था। तारीख थी 14 जुलाई 1789। उस सुबह पेरिस शहर में आप कह सकते हैं कि एक आतंक का माहौल था। क्यों? क्योंकि राजा ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था और इससे लोगों में एकदम से खलबली मच गई। और फिर एक अफवाह ने इस डर को और भी बढ़ा दिया। ये अफवाह आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोगों के बीच ये बात चलने लगी कि राजा जल्द ही सेना को आम नागरिकों पर यानी आम लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे सकता है। सोचकर देखिए, बस इस एक अफवाह ने लोगों के अंदर जो दबा हुआ गुस्सा था ना, उसको एक चिंगारी दे दी। जैसे ही ये खबर फैली, पेरिस के आम लोग, लगभग 7,000 मर्द और औरतें, अपने घरों से बाहर निकलकर इकट्ठा होने लगे। उन्होंने तय कर लिया था कि वे राजा की सेना का सामना करने के लिए चुप नहीं बैठेंगे। ये सभी लोग पेरिस के टाउन हॉल के सामने जमा हुए और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि वे अपनी खुद की सेना बनाएंगे, जिसे जन सेना कहा गया। देखिए, ये कोई पेशेवर सेना नहीं थी, बल्कि आम नागरिकों का एक समूह था जो अपनी रक्षा खुद करना चाहता था। उनका सबसे पहला काम था हथियार खोजना, और इसके लिए उन्होंने कई सरकारी इमारतों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। तो हथियारों की इसी खोज में सैकड़ों लोगों का ये समूह पेरिस के पूर्वी हिस्से की तरफ चल पड़ा। उनका निशाना था एक किला, एक ऐसा किला जो सिर्फ एक जेल नहीं था, बल्कि लोगों की नफरत का, उनके गुस्से का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका था। उसका नाम था बास्तील का किला। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, कैसे लोगों की ये भीड़ बास्तील के किले पर धावा बोल रही है। ये सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो राजा की उसकी तानाशाही पर एक सीधा हमला था। लोगों को ये भी उम्मीद थी कि इस किले के अंदर उन्हें बहुत सारा गोला बारूद मिलेगा जो उनके काम आ सकता था। तो हथियारों पर कब्जा करने की इस लड़ाई में बास्तील का जो कमांडर था वो मारा गया। भीड़ ने वहां बंद सारे कैदियों को भी छुड़ा लिया। हालांकि वे सिर्फ 7 ही थे, लेकिन कैदियों की इतनी कम संख्या से लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उस पूरी इमारत को ही तोड़ दिया जो उनकी नफरत का प्रतीक थी। अब सवाल ये उठता है कि बास्तील का किला लोगों की इतनी घृणा का केंद्र क्यों था? वो इसलिए क्योंकि ये सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। अब ये निरंकुश शक्ति क्या होती है? इसका सीधा सा मतलब है ऐसी ताकत जिस पर कोई रोक टोक न हो, कोई नियंत्रण न हो, जहां राजा जो चाहे अपनी मर्जी से कर सके। तो लोगों के लिए बास्तील इसी तानाशाही का चेहरा था। किले को गिराने के बाद पता है क्या हुआ? उसके पत्थर के टुकड़ों को बाजार में बेच दिया गया और लोगों ने इन टुकड़ों को इस विनाश की एक यादगार निशानी के तौर पर खरीदा। ये इस बात का सबूत था कि उन्होंने तानाशाही के एक बहुत बड़े प्रतीक को खत्म कर दिया है।
लेकिन ये समझना जरूरी है कि बास्तील का गिरना सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद आने वाले कई दिनों तक पेरिस में और देश के दूसरे देहाती इलाकों में भी बहुत सारे संघर्ष हुए। ज्यादातर लोग असल में महंगी पाव रोटी की कीमतों का विरोध कर रहे थे। बाद में जब इतिहासकारों ने इस दौर को देखा तो उन्होंने पाया कि ये तो घटनाओं की एक ऐसी लंबी कड़ी की शुरुआत थी जिसका अंत फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने पर हुआ। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उस समय पर ज्यादातर लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। किसी ने सोचा तक नहीं था कि हालात इतने बदल जाएंगे। तो हमारे सामने ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें इस पूरे अध्याय में मिलेगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ और ये सब कैसे हुआ? यही वो सवाल है जिनका जवाब हम सब अपनी इन एड्यूकेशन की कक्षाओं में मिलकर खोजेंगे। अब इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। हमें उस वक्त की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को समझना होगा जिन्होंने इस क्रांति की आग को जलाया। याद रखिए, 14 जुलाई 1789 की सुबह सिर्फ एक किले की दीवारें नहीं टूटी थी, बल्कि सदियों पुरानी एक व्यवस्था की नींव हिल गई थी। फ्रांसीसी क्रांति ये एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये क्रांति हुई क्यों? इसका जवाब हमें मिलेगा 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज में। तो चलिए समझते हैं कि उस दौर में हालात कैसे थे जिसने इतनी बड़ी क्रांति को जन्म दिया। फ्रांसीसी क्रांति को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें इस तस्वीर को समझना होगा। ये सिर्फ एक चित्र नहीं है, बल्कि उस समय के समाज का एक नक्शा है। आप देख सकते हैं कि पूरा फ्रांसीसी समाज 3 हिस्सों में यानी 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था, और यही सामाजिक ढांचा आगे चलकर क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बना। तो बात है साल 1774 की। फ्रांस की राजगद्दी पर बुर्बो राजवंश का लुई 16वां बैठा। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी और उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मारी एंटोनियत से हुई थी। जब वो राजा बना तो उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसे एक ऐसा राज्य मिला है जो समस्याओं से घिरा हुआ है। राजा बनते ही लुई 16वें ने पाया कि शाही खजाना तो बिल्कुल खाली है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? इसके कई कारण थे। पहला, फ्रांस ने बहुत लंबे समय तक युद्ध लड़े थे जिसमें बेहिसाब पैसा खर्च हुआ। दूसरा, वर्साई का जो आलीशान महल था उसकी देखरेख में भी बहुत ज्यादा खर्च होता था। और तो और फ्रांस ने अपने दुश्मन ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ादी दिलाने में मदद की। इस मदद की वजह से फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी ज्यादा का कर्ज हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को कर्ज देने वाले अब 10% ब्याज मांगने लगे थे। इतिहास में 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और उसकी संस्थाओं के लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल होता है, प्राचीन राजतंत्र, या जिसे फ्रेंच में आंसियन रेजीम कहते हैं। ये शब्द उस पुरानी व्यवस्था को दिखाता है जिसे इस क्रांति ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा, फ्रांसीसी समाज एक पिरामिड की तरह था। सबसे ऊपर पहला एस्टेट जिसमें चर्च के पादरी लोग आते थे, उनके नीचे दूसरा एस्टेट जिसमें कुलीन वर्ग के लोग यानी अमीर जमींदार और सामंत थे, और इस पिरामिड का जो सबसे बड़ा, सबसे निचला हिस्सा था वो था तीसरा एस्टेट। इसमें फ्रांस की लगभग 90% आबादी थी, जिसमें बड़े व्यापारी, वकील से लेकर किसान, कारीगर, मजदूर सबके सब शामिल थे। और इस पूरे बंटवारे में जो सबसे बड़ी, सबसे अन्यायपूर्ण बात थी वो क्या थी? वो थी विशेषाधिकार। पहले 2 एस्टेट्स के लोगों को यानी पादरी और कुलीन वर्ग को जन्म से ही कुछ खास अधिकार मिले हुए थे, और इनमें सबसे बड़ा अधिकार था राज्य को टैक्स यानी कर न देने की छूट। तो फिर सारा बोझ किस पर था? सारा का सारा बोझ था तीसरे एस्टेट पर। यही वो नाइंसाफी थी जो लोगों के मन में गुस्से की आग जला रही थी। आप जरा इस तस्वीर को देखिए, ये उस दौर की सच्चाई को शब्दों से कई बेहतर बयां करती है। इसमें एक तरफ एक अमीर कुलीन बैठा है और दूसरी तरफ एक गरीब किसान अपनी मेहनत की सारी कमाई, अनाज, फल सब कुछ लाकर उसे दे रहा है। ये तस्वीर उस शोषण के रिश्ते को दिखाती है जो कुलीन और किसान के बीच था। इस तस्वीर का जो शीर्षक है ना, वो ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। इसका मतलब ये है कि जैसे एक मक्खी मकड़ी के जाल में फंस जाती है और निकल नहीं पाती, ठीक उसी तरह
फ्रांस का किसान भी कुलीन वर्ग के बनाए हुए करों और कर्जों के जाल में फंसा हुआ था। तीसरे एस्टेट की तो जैसे कमर ही टूट गई थी इन करों के बोझ से। उन्हें चर्च को एक कर देना पड़ता था जिसका नाम था टाइड। ये उनकी खेती की उपज का 10वां हिस्सा होता था। फिर उन्हें सीधे राज्य को भी एक कर देना होता था जिसे टाइल कहते थे। और इतना ही नहीं, नमक और तंबाकू जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भी कई तरह के अप्रत्यक्ष कर लगते थे। मतलब आप कह सकते हैं कि राज्य का सारा खर्च अकेले तीसरा एस्टेट ही उठा रहा था। तो अब जरा ये समझते हैं कि इस पूरी व्यवस्था में आम लोगों की जिंदगी कैसी थी, उनका रोज का संघर्ष यानी उनकी जीविका का संघर्ष कैसा था। हुआ ये कि इस दौरान फ्रांस की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। साल 1715 में ये करीब 2.3 करोड़ थी, जो 1789 आते आते बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। मतलब लगभग 50 लाख लोग बढ़ गए। अब जाहिर सी बात है, जब आबादी बढ़ेगी तो खाने की मांग भी बढ़ेगी, लेकिन अनाज का उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर लोगों का जो मुख्य भोजन था यानी पावरोटी, उसकी कीमत आसमान छूने लगी। आम आदमी के लिए उसे खरीदना भी मुश्किल हो गया। और इसी हालत ने एक ऐसे संकट को जन्म दिया जिसे हम जीविका संकट कहते हैं। चलिए एड्यूटेकन में इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये संकट था क्या और ये पैदा कैसे होता था। तो जीविका संकट का मतलब है एक ऐसी खतरनाक स्थिति जब जिंदा रहने के लिए जो बुनियादी जरूरतें हैं जैसे कि रोटी, वो भी मिलना मुश्किल हो जाए, वो भी खतरे में पड़ जाएं। आपकी किताब में ये जो फ्लोचार्ट दिया है ये बहुत अच्छे से समझाता है कि ये संकट कैसे काम करता था। देखिए, सब कुछ शुरू होता था खराब फसल से। मान लीजिए सूखा पड़ गया या ओले पड़ गए तो फसल खराब हो जाती। इससे अनाज की कमी हो जाती और खाने की चीजों की कीमतें बढ़ जाती। अब जो गरीब लोग थे वो महंगी पावरोटी नहीं खरीद पाते थे। नतीजा, भूखमरी फैलती, शरीर कमजोर हो जाते, बीमारियां फैलती और बहुत से लोग मारे जाते। ये जीविका संकट उस दौर में बार बार आता था। लेकिन देखिए, एक तरफ जहां गरीबी और भूखमरी थी, वहीं समाज में एक नया तबका भी उभर रहा था। ये वो लोग थे जिनके पास अब पैसा भी था और समाज को बदलने के नए विचार भी थे। ये नया समूह था मध्य वर्ग। इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें समुद्री व्यापार करने वाले सौदागर थे, ऊनी और रेशमी कपड़ों के निर्माता थे और साथ ही वकील और प्रशासनिक अधिकारी जैसे पढ़े लिखे लोग भी थे। इनकी खास बात ये थी कि इनकी दौलत किसी खानदानी जागीर से नहीं बल्कि इनकी अपनी मेहनत और योग्यता से आई थी। और इसी वर्ग से एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी सवाल निकला। समाज में किसी भी समूह को सिर्फ जन्म के आधार पर विशेष अधिकार क्यों मिलने चाहिए? इन लोगों का मानना था कि किसी भी इंसान की सामाजिक हैसियत उसकी योग्यता के आधार पर तय होनी चाहिए, न कि जन्म के आधार पर। इन नए विचारों को और मजबूती दी उस दौर के दार्शनिकों ने, जैसे कि जॉन लॉक और जान जाक रूसो। जॉन लॉक ने अपनी किताब में राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। वहीं रूसो ने एक और क्रांतिकारी विचार सामने रखा जिसे सामाजिक अनुबंध कहा गया। उनका कहना था कि सरकार, जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते पर आधारित होनी चाहिए। इसी लिस्ट में एक और बड़ा नाम है मॉन्टेस्क्यू का। उन्होंने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नाम की अपनी किताब में सरकार की शक्ति को एक व्यक्ति के हाथ में रखने की बजाय उसे 3 हिस्सों में बांटने की बात कही: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये विचार बहुत प्रभावशाली साबित हुआ। जब अमेरिका आजाद हुआ तो वहां इसी मॉडल पर सरकार बनी, जो फ्रांस के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। अब ये विचार सिर्फ बड़ी बड़ी किताबों तक ही सीमित नहीं रहे, ये आम लोगों तक भी फैलने लगे। कैसे? सैलून और कॉफी हाउसों में इन पर गर्मागर्म बहसें होती थी, किताबें और अखबार छपते थे, और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे उनके लिए ग्रुप में इन विचारों को जोर जोर से पढ़कर सुनाया जाता था। मतलब विचारों की ये चिंगारी अब धीरे धीरे पूरे फ्रांस में फैल रही थी। उस समय के लोगों का अनुभव कैसा था, इसका अंदाजा हमें आर्थर यंग जैसे यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांतों से भी मिलता है, जो उस समय फ्रांस में घूम रहे थे। आर्थर यंग क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि जो व्यक्ति गुलामों की तरह सेवा करता है, और खासकर तब जब उसका मालिक उसके साथ बुरा बर्ताव करे, तो वो इंसान हर तरह से दुखी ही रहेगा। ये उस दौर के सामाजिक शोषण का एक सीधा साधा वर्णन है। तो अब आप देखिए, 1789 तक
फ्रांस एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां एक तरफ समाज में गहरी असमानता थी, सरकार का खजाना खाली था, आम लोग जीविका के संकट से जूझ रहे थे, और दूसरी तरफ स्वतंत्रता और समानता के नए विचार हवा में फैल चुके थे। तो जब एक अन्यायपूर्ण समाज को बदलने के लिए नए विचार मिलते हैं तो क्या होता है? इसी सवाल का जवाब है फ्रांसीसी क्रांति। और क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, ये चलिए इस दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने बात की थी, राजा लुई 16वें पर खजाना भरने के लिए टैक्स बढ़ाने का बहुत ज्यादा दबाव था। लेकिन फ्रांस की जो पुरानी व्यवस्था थी, जिसे प्राचीन राजतंत्र कहते हैं, उसमें राजा अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी। तो इसी नियम को मानते हुए 5 मई 1789 को लुई 16वें ने नए टैक्स के प्रस्ताव के लिए वर्साई के शानदार महल में एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सभा काम कैसे करती थी, क्योंकि यहीं से असली टकराव शुरू हुआ। देखिए, पहले और दूसरे एस्टेट यानी पादरी और कुलीन वर्ग ने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। वहीं तीसरे एस्टेट, जिसमें देश की लगभग 90% आबादी थी, उन्होंने अपने 600 प्रतिनिधि भेजे। लेकिन असली प्रॉब्लम वोटिंग के तरीके में थी। नियम ये था कि हर एस्टेट का सिर्फ एक ही वोट गिना जाएगा। इसका सीधा मतलब था कि तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधियों का होना न होना बराबर था, क्योंकि पहले 2 एस्टेट हमेशा एक साथ वोट करते थे और किसी भी प्रस्ताव को आसानी से गिरा सकते थे। लेकिन इस बार तीसरे एस्टेट के लोग इस पुराने और अन्यायपूर्ण सिस्टम को बदलने का मन बना चुके थे। उन्होंने मांग रखी कि पूरी सभा एक साथ वोट करे और हर सदस्य को एक वोट देने का अधिकार हो। ये एक बिल्कुल नया, एक लोकतांत्रिक विचार था जो रूसो जैसे दार्शनिकों की सोच से निकला था। लेकिन जब राजा ने इस मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के सभी प्रतिनिधि अपना विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। इसके बाद जो हुआ वो फ्रांस के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 20 जून को ये सारे प्रतिनिधि वर्साई के ही एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और फिर सबने मिलकर एक शपथ ली। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो फ्रांस के लिए एक ऐसा संविधान नहीं बना लेते जो राजा की शक्तियों को कम करेगा, तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं। और जानते हैं, इस पूरे आंदोलन को लीड कौन कर रहा था? मिराबियो, जो खुद एक कुलीन परिवार से थे, और आबे सिए, जो एक पादरी थे। इससे पता चलता है कि बदलाव की ये आग सिर्फ आम लोगों में ही नहीं थी। मिराबियो तो सामंती विशेषाधिकारों के सख्त खिलाफ थे। वहीं आबे सिए ने तीसरा एस्टेट क्या है नाम से एक बहुत जबरदस्त पुस्तिका लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि असल में देश का सब कुछ तो तीसरा एस्टेट ही है, पर राजनीतिक व्यवस्था में उसे कुछ भी नहीं समझा जाता। तो एक तरफ तो वर्साई में नेशनल असेंबली संविधान बनाने में लगी थी, लेकिन दूसरी तरफ बाकी पूरे फ्रांस में हालात बहुत खराब थे। उस साल कड़ाके की ठंड पड़ी थी, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो गईं और पाव रोटी की कीमतें आसमान छूने लगी। आम लोगों के लिए तो गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि बेकरी वाले जमाखोरी करने लगे और दुकानों पर घंटों लंबी लाइनें लगने लगीं। कई घंटे इंतजार करने के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसी बीच राजा ने सेना को पेरिस में घुसने का आदेश दे दिया, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 14 जुलाई, जब एक गुस्साई भीड़ ने बास्तिल के किले पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया, जो राजा की तानाशाही का सबसे बड़ा प्रतीक था। ये विद्रोह सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं रहा। जैसा कि आप इस नक्शे पर देख सकते हैं, ये आग गांव में भी फैल गई। देहाती इलाकों में एक अफवाह फैल गई कि जमींदारों ने लुटेरों के गिरोह बुलाए हैं जो किसानों की पक्की फसलों को बर्बाद कर देंगे। इस डर के माहौल को महान भय कहा गया है। इसी डर से किसानों ने कई इलाकों में किलों पर हमला कर दिया, अनाज के भंडार लूट लिए और लगान वाले सारे कागजात जलाकर राख कर दिए। जब अपनी ही प्रजा की इतनी बड़ी ताकत देखी तो लुई 16वें को आखिर में झुकना ही पड़ा। उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और फिर 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने एक ऐसा आदेश पास किया जिसने फ्रांस के समाज का पूरा ढांचा ही बदल दिया। सदियों से चली आ रही सामंती व्यवस्था, जिसमें किसानों से बेगार कराई जाती थी, उसे खत्म कर दिया गया। पादरियों को अपने सारे विशेषाधिकार छोड़ने पड़े, टाइद नाम का धार्मिक टैक्स खत्म कर दिया गया और चर्च की सारी जमीन सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। तो इन सभी क्रांतिकारी घटनाओं का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि फ्रांस अब एक पूर्ण राजतंत्र से एक संवैधानिक राजतंत्र बनने की तरफ बढ़ चुका था,
नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का ड्राफ्ट पूरा कर लिया, जिसने फ्रांस की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को ही बदल कर रख दिया। तो ये संवैधानिक राजतंत्र होता क्या है? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। इसका सीधा सा मकसद था राजा की शक्तियों को सीमित करना और सारी ताकत एक इंसान के हाथ में रखने से रोकना। अब सत्ता को सरकार के 3 हिस्सों में बांट दिया गया: विधायिका यानी कानून बनाने वाले, कार्यपालिका यानी कानून लागू करने वाले, और न्यायपालिका यानी न्याय करने वाले। आइए इस तस्वीर की मदद से इस नए सिस्टम को समझते हैं। देखिए, सबसे नीचे हैं नागरिक, जिन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया था। जो सक्रिय नागरिक थे वो एक निर्वाचक समूह को चुनते थे। फिर ये निर्वाचक समूह नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनता था। ये असेंबली ही देश के लिए कानून बनाती थी। अब देखिए राजा की शक्तियां कैसे कम हो गई। वो सिर्फ मंत्रियों को कंट्रोल कर सकता था और उसके पास किसी कानून को रोकने के लिए एक सीमित वीटो पावर थी। और हाँ, जजों को भी अब नागरिक ही चुनते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन था। सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। सिर्फ सक्रिय नागरिक ही वोट दे सकते थे। ये वो पुरुष थे जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते थे। बाकी सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक माना गया, जिनके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। तो क्रांति ने समानता की बात तो की, पर राजनीतिक अधिकार अभी भी सबको नहीं मिले। 1791 के संविधान की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ हुई, जिसका नाम था पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। ये दस्तावेज क्रांति के आदर्शों की नींव था। चलिए इसके मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। इस घोषणा पत्र में जीवन का अधिकार, बोलने की आज़ादी और कानून के सामने बराबरी जैसे कई अधिकारों को नैसर्गिक और अहर्णीय अधिकार कहा गया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि ये अधिकार हर इंसान को जन्म से ही मिलते हैं और इन्हें किसी भी हालत में छीना नहीं जा सकता। और अब ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो हर नागरिक के इन अधिकारों की रक्षा करे। सोचिए, 18वीं सदी के फ्रांस में ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो उन तक स्वतंत्रता, समानता जैसे बड़े बड़े आइडियाज कैसे पहुंचाए जाते? इसके लिए इस्तेमाल किए गए राजनीतिक प्रतीक यानी सिंबल्स। चलिए हम एजुटेकन में कुछ ऐसे ही सिंबल्स और उनके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रतीक है ये टूटी हुई जंजीर। आप जानते हैं जंजीरों से दासों को बांधा जाता था, तो टूटी हुई जंजीर उनकी गुलामी से आज़ादी का प्रतीक बन गई। दूसरा प्रतीक है छड़ों का ये गट्ठर। मतलब ये कि एक अकेली छड़ को तो कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, पर पूरे गट्ठर को नहीं। ये हमें सिखाता है कि एकता में ही असली ताकत है। अब इस प्रतीक को देखिए। त्रिभुज के अंदर से रोशनी बिखेरती ये आंख ज्ञान का प्रतीक थी। ये बताती थी कि ज्ञान की रोशनी अज्ञान के अंधेरे को मिटा देगी। अगला प्रतीक है ये लाल फ्राइजियन टोपी। ये टोपी उस समय दास अपनी आज़ादी मिलने के बाद पहनते थे, इसलिए ये भी आज़ादी का एक बहुत ज़रूरी सिंबल बन गया। यहाँ हम एक सांप देख रहे हैं जो अपनी ही पूंछ को मुंह में लिए हुए है, जिससे एक अंगूठी बन रही है। ये सनातनता का प्रतीक है, मतलब कुछ ऐसा जिसका न कोई शुरू है न कोई अंत। और ये रंग नीला, सफ़ेद और लाल जो आज भी फ्रांस के झंडे में है, ये उस समय फ्रांस के नए राष्ट्रीय रंग बन गए थे। आखिर में ये पंखों वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप है, जो कानून को एक व्यक्ति के तौर पर दिखाती है। और ये है विधिपट यानी कानून की तख्ती। ये दिखाती है कि कानून सबके लिए एक जैसा है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। ये कानून के सामने समानता का एक शक्तिशाली प्रतीक था। तो संक्षेप में हमने देखा कि कैसे सिर्फ 2 साल के अंदर 1789 से 1791 के बीच तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों की राजनीतिक इच्छा शक्ति और आम जनता के जबरदस्त विद्रोह ने मिलकर फ्रांस को एक निरंकुश राजतंत्र से एक संवैधानिक राजतंत्र में बदल दिया। एस्टेट्स जनरल की मीटिंग से लेकर टेनिस कोर्ट की शपथ और बास्तील के पतन तक इन घटनाओं ने एक नए फ्रांस की नींव रखी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। क्रांति ने स्वतंत्रता और समानता की स्थापना तो की, पर ये अधिकार असल में किसके लिए थे? क्या ये अधिकार सभी नागरिकों को मिले, या फिर निष्क्रिय नागरिकों और महिलाओं जैसे बड़े समूहों को इन नए अधिकारों से दूर रखा गया? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही सवाल हमें क्रांति के अगले चरण में ले जाएगा। चलिए फ्रांसीसी क्रांति के अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसे दौर की बात करते हैं जहां फ्रांस ने राजशाही को पूरी तरह से खत्म कर दिया था।
तो उस समय फ्रांस में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। क्या क्रांति सच में सफल हो सकती है जब तक राजा मौजूद है? देखिए, लुई 16वें ने संविधान पर दस्तखत तो कर दिए थे, लेकिन वो गुपचुप तरीके से प्रशा के राजा और ऑस्ट्रिया के सम्राट के साथ बातचीत भी कर रहा था। राजा के इस बाहरी खतरे को देखते हुए नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। क्रांतिकारियों के लिए ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये पूरे यूरोप के राजाओं और कुलीन वर्गों के खिलाफ जनता की जंग थी। और इसी माहौल में हजारों लोग अपनी मर्जी से सेना पे भर्ती होने लगे। जब वो पेरिस की तरफ बढ़ रहे थे तो वो एक देशभक्ति गीत गाते थे, मार्सिले। इसे रॉजर दलाइल ने लिखा था और यही गीत आज फ्रांस का राष्ट्रगान है। अब देखिए, युद्ध की वजह से आर्थिक मुश्किलें बढ़ गईं और लोगों ने सरकारी नीतियों पर चर्चा करने के लिए अपने अपने राजनीतिक क्लब बनाने शुरू कर दिए। इन सभी क्लबों में जो सबसे सफल हुआ वो था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के सदस्य ज्यादातर समाज के कम अमीर तबके से थे, जैसे छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर वगैरह। उन्होंने खुद को 100 कुलौत कहना शुरू किया। इसका शाब्दिक अर्थ है बिना घुटने वाले ब्रीचेस के, जो उस समय अमीर लोग पहना करते थे। अपनी धारीदार पैंट के साथ साथ 100 कुलौत पुरुष एक लाल टोपी भी पहनते थे। ये टोपी आज़ादी का प्रतीक थी, लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि महिलाओं को इसे पहनने की इजाजत नहीं थी। 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने एक हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। उन्होंने राजा के महल पर धावा बोल दिया, शाही परिवार को कैद कर लिया। इसके बाद नए चुनाव हुए और जो नई असेंबली बनी उसे कन्वेंशन कहा गया, और इसी कन्वेंशन ने आखिरकार फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। तो गणतंत्र होता क्या है? ये सरकार का एक ऐसा रूप है जहां सरकार को लोग चुनते हैं। मतलब देश का प्रमुख कोई राजा या रानी नहीं होगा जो विरासत में गद्दी पर बैठता हो। उस दौर के कलाकारों ने आज़ादी जैसे विचारों को दिखाने के लिए अक्सर महिला आकृतियों का इस्तेमाल किया। जैसा कि आप अपनी किताब में देख सकते हैं, ये तस्वीर स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है, जो नए गणतंत्र के आदर्शों का प्रतीक थी। लेकिन राजशाही का अंत फ्रांस में शांति नहीं ला पाया। इसके बाद जो दौर आया 1793 से 1794 तक, उसे इतिहास में आतंक राज के नाम से जाना जाता है। इस दौर के केंद्र में था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। वो मानता था कि गणतंत्र के दुश्मनों से सख्ती से निपटना बहुत जरूरी है। रोबेस्पियर जिसे भी गणतंत्र का दुश्मन मानता था, चाहे वो कोई पुराना कुलीन हो, पादरी हो या फिर कोई दूसरा राजनीतिक दल का सदस्य, उन पर एक क्रांतिकारी अदालत में मुकदमा चलाया जाता था और दोषी पाए जाने पर उन्हें गिलोटीन से मौत की सजा दी जाती थी। रोबेस्पियर की सरकार ने समानता लाने के लिए कई सख्त कानून लागू किए, जैसे मजदूरी और कीमतों की एक ऊपरी सीमा तय कर दी गई, मांस और ब्रेड को राशन पर दिया जाने लगा और सभी नागरिकों के लिए समानता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। आपकी किताब में दिए गए इस उद्धरण से रोबेस्पियर की सोच साफ पता चलती है। वो आतंक को न्याय का ही एक रूप मानता था, एक ऐसा न्याय जो तुरंत हो, सख्त हो और जिसे झुकाया न जा सके। वो इसे गणतंत्र के सद्गुणों की रक्षा के लिए जरूरी मानता था। लेकिन रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी बेरहमी से लागू किया कि आखिरकार उसके अपने समर्थक भी उसके खिलाफ हो गए और अंत में उसे भी दोषी ठहराया गया और उसी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस की सत्ता फिर से अमीर मध्य वर्गों के हाथ में आ गई और उन्होंने एक नई तरह की सरकार की स्थापना की। इस नए संविधान ने एक बार फिर समाज के उन हिस्सों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जिनके पास संपत्ति नहीं थी। आतंक के राज में सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में थी, जिससे तानाशाही पैदा हुई। इस गलती से बचने के लिए इस बार 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बनाई गई, जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था। लेकिन ये अपने साथ नई समस्याएं लेकर आई। डायरेक्टरी के सदस्य अक्सर विधान परिषदों से लड़ते रहते थे, जिससे देश में एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया और इसी अस्थिरता ने एक सैन्य तानाशाह नपोलियन बोनापार्ट के उदय का रास्ता साफ कर दिया। इस पूरी राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद क्रांति के जो मूल आदर्श थे, स्वतंत्रता, कानून के सामने बराबरी और भाईचारा, वो हमेशा प्रेरणा देते रहे। इन विचारों ने सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में आंदोलनों को प्रेरित किया। तो एजुटेकन में आज की हमारी इस चर्चा से हम ये समझते हैं कि इतने सारे बदलावों के बावजूद फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार थे। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है,
फ्रांसीसी क्रांति हमें दिखाती है कि कैसे कभी-कभी स्वतंत्रता और समानता जैसे महान आदर्शों को पाने की कोशिश भी समाज को बहुत ज्यादा हिंसा और आतंक की तरफ ले जा सकती है। सवाल ये है कि क्या ये क्रांति, जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था, सच में फ्रांस की महिलाओं के लिए भी कोई क्रांति लेकर आई? आइए इस सवाल का जवाब आज की इस चर्चा में हम साथ मिलकर ढूंढते हैं। जरा इस तस्वीर पे गौर कीजिए जो आपकी किताब में दी गई है। ये एक बहुत ही दमदार तस्वीर है। ये हमें दिखाती है कि क्रांति के एकदम शुरुआत से ही महिलाएं चुपचाप किनारे खड़ी तमाशा नहीं देख रही थीं, नहीं, बल्कि वो सक्रिय थीं, वो हिस्सा ले रही थीं। यहाँ हम देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर 1789 को पेरिस की औरतें वर्साई के महल की तरफ मार्च कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो राजा को पेरिस वापस लाना चाहती थीं। उन्हें लगता था कि अगर राजा उनके बीच शहर में रहेगा तो उनकी तकलीफें, खासकर खाने की कमी, दूर होगी। तो ये तस्वीर साफ दिखाती है कि वो बदलाव लाने वाली एक बहुत बड़ी ताकत थी। अच्छा, तो ये समझने के लिए कि महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में और इतने जोश के साथ क्रांति में क्यों शामिल हुई, हमें पहले ये समझना होगा कि क्रांति से पहले उनकी जिंदगी थी कैसी, खासकर तीसरे एस्टेट की महिलाओं की। आपको याद तो होगा, तीसरा एस्टेट मतलब फ्रांस की आम जनता, जिसमें किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, ये सब लोग थे। तो आइए जानते हैं कि उनकी सामाजिक और आर्थिक हालत उस समय कैसी थी। तो देखिए, ज्यादातर महिलाओं के लिए जो तीसरे एस्टेट से थीं, जिंदगी रोज की एक लड़ाई जैसी थी। उन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम करना ही पड़ता था। वो या तो सिलाई बुनाई का काम करती थीं, या अमीर घरों में कपड़े धोती थीं, या फिर बाजारों में फल, फूल और सब्जियां बेचकर गुजारा करती थीं। उनका ये काम उनके घर के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि इसके बिना परिवार का चलना बहुत मुश्किल था। आप जरा सोचिए कि उनकी रोज की मुश्किलें क्या थीं। पहली बात तो ये कि उन्हें मर्दों के मुकाबले कम मजदूरी मिलती थी, काम चाहे वो बराबर ही क्यों ना करती हों। इसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी, खाना पकाना, दूर से पानी भर कर लाना और हाँ, घंटों तक पावरोटी की दुकानों के बाहर लंबी लाइनों में खड़ा होना। उन्हें ना तो पढ़ने लिखने के मौके मिलते थे, न ही किसी तरह की नौकरी की ट्रेनिंग जिससे वो अपनी हालत सुधार सकें, और तो और उनकी शादी भी उनकी मर्जी के बिना तय कर दी जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब मुश्किलों ने उनके अंदर बदलाव की गहरी इच्छा पैदा कर दी थी। तो अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। ये महिलाएं सिर्फ भीड़ में शामिल नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने हितों की आवाज उठाने के लिए खुद को राजनीतिक तौर पर संगठित करना शुरू किया। ये उनके सफर में एक बहुत ही अहम मोड़ था। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू कर दिए, और कोई एक दो नहीं बल्कि फ्रांस के अलग अलग शहरों में करीब 60 राजनीतिक क्लब बनाए। ये संख्या अपने आप में बताती है कि वो कितनी संगठित और अपने अधिकारों को लेकर कितनी गंभीर हो चुकी थी। इन 60 क्लबों में से एक क्लब था जो सबसे ज्यादा मशहूर और असरदार हुआ, जिसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। ये क्लब अपनी मांगों को लेकर बहुत मुखर था। ये महिला राजनीतिक सक्रियता का एक बड़ा केंद्र बन गया था, जहां वो अपनी मांगें तय करती थीं और आगे की रणनीति बनाती थीं। तो सवाल उठता है कि ये क्लब्स मांग क्या रहे थे? क्या सिर्फ सस्ती रोटी या बेहतर मजदूरी? नहीं, उनकी मांगें इससे कहीं आगे की थीं। वो पूरी नागरिकता और राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी मांग रही थीं। उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि उन्हें भी पुरुषों के बराबर राजनीतिक अधिकार मिले, मतलब उन्हें भी वोट देने का हक हो, वो भी असेंबली के लिए चुनाव लड़ सके और राजनीतिक पद संभाल सके। अच्छा, तो महिलाओं ने तो अपनी मांगें रख दी, पर उस समय की जो क्रांतिकारी सरकार थी उसने क्या किया? क्या उनकी बातें मानी गईं? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार की प्रतिक्रिया बड़ी मिलीजुली थी। सरकार ने कुछ सुधार तो किए, लेकिन जब बात राजनीतिक अधिकारों की आई तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बल्कि उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन विरोधाभासी बात देखने को मिलती है। एक तरफ सरकार ने कुछ अच्छे कानून बनाए जिनसे महिलाओं की सामाजिक हालत सुधरी, जैसे सरकारी स्कूल खोले गए और लड़कियों के लिए पढ़ाई जरूरी कर दी गई, शादी को एक स्वैच्छिक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया और तलाक को कानूनी मान्यता मिल गई। ये सब अच्छे कदम थे। लेकिन दूसरी तरफ जब राजनीतिक अधिकारों की बात आई तो उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। उन्हें निष्क्रिय नागरिक यानी पैसिव सिटीजन का दर्जा दिया गया, जिसका सीधा मतलब था कि उन्हें वोट देने का या कोई राजनीतिक पद संभालने का कोई अधिकार नहीं था। और तो और उनके राजनीतिक क्लबों को भी गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। तो सरकार ने क्लब्स बंद क्यों किए?
उन्होंने क्या वजह बताई? चलिए जैकोबिन राजनेता शॉमिट की बात सुनते हैं, जो उन्होंने 1793 में कही थी। उन्होंने कहा, क्या प्रकृति ने घरेलू काम पुरुषों को सौंपे हैं? क्या उसने हमें बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन दिए हैं? नहीं। मतलब उनका तर्क ये था कि प्रकृति ने ही महिलाओं और पुरुषों के काम तय कर दिए हैं, और महिलाओं का काम सिर्फ घर संभालना और बच्चे पालना है, राजनीति करना नहीं। अब जरा इस दूसरी तस्वीर को देखिए। शॉमिट जैसे नेता क्या कह रहे थे कि महिलाओं का काम घर पर है, लेकिन ये तस्वीर क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है कि महिलाएं अपने परिवार के लिए रोटी का इंतजाम करने के लिए घर से बाहर सार्वजनिक जगहों पर संघर्ष कर रही हैं। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई थी, जो नेताओं की बातों से बिल्कुल अलग थी। इस पूरे संघर्ष में एक नाम बहुत ही प्रमुखता से सामने आता है, ओलंप दे गूज। वो एक बहुत ही साहसी और मुखर महिला थीं। उन्होंने उस नए संविधान को सीधे सीधे चुनौती दी, जिसमें महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। उनकी कहानी जितनी प्रेरणा देती है, उतनी ही दुखद भी है। उन्होंने 1791 में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के जवाब में अपना महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लिखा, और उसकी पहली ही लाइन देखिए कितनी जबरदस्त है। औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर पुरुषों के अधिकार हैं तो महिलाओं के भी होने चाहिए। लेकिन इतनी बहादुरी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 1793 में जब जैकोबिन सरकार का आतंक का राज चल रहा था, तो ओलंप दे गूज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, और अपनी राजनीतिक सक्रियता यानी अधिकारों की मांग करने के लिए उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। यह घटना हमें बताती है कि उस दौर में अपने हक की आवाज उठाने वाली महिलाओं के लिए खतरा कितना बड़ा था। तो सवाल ये है कि इन सब का नतीजा क्या निकला? क्या ओलंप दे गूज की कुर्बानी और हजारों महिलाओं का संघर्ष सब बेकार गया? क्या उनका संघर्ष क्रांति के साथ ही खत्म हो गया? चलिए हम एजुटेकन में इस पूरी कहानी को आखिर में समेटते हैं और इस टाइमलाइन के जरिए पूरी तस्वीर को समझते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें हमारे पहले सवाल का जवाब देती है। 1791 में ओलंप दे गूज ने अधिकारों की मांग की। 1793 में उनके आवाज को दबाने के लिए सारे महिला क्लब बंद कर दिए गए, और फिर एक बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद 1946 में, जी हां 1946 में जाकर फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इसका मतलब साफ है कि फ्रांसीसी क्रांति ने महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं दिए, लेकिन उसने उस लड़ाई की शुरुआत जरूर कर दी जो लगभग 150 साल तक चली। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि भले ही उस वक्त महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिले, लेकिन उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। इन क्रांतिकारी महिलाओं के काम और उनकी कुर्बानी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत विरासत छोड़ी। उनकी इस लड़ाई को पूरी दुनिया में महिलाओं के मताधिकार आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा के तौर पर याद रखा गया, और इसने दुनिया भर में महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत दी। अच्छा, हमने पढ़ा था कि जैकोबिन शासन ने कई क्रांतिकारी सामाजिक सुधार किए थे, याद है ना? उन्हीं में से एक सबसे बड़ा, सबसे रैडिकल सुधार जो था, वो था फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा को पूरी तरह खत्म करना। लेकिन ये समझने से पहले कि इसे खत्म क्यों और कैसे किया गया, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये अमानवीय प्रथा आखिर शुरू ही क्यों हुई थी, इसकी जरूरत क्यों? देखिए, बात ये थी कि कैरिबियाई क्षेत्र में फ्रांस के कुछ उपनिवेश थे, जैसे मार्टिनिक, ग्वाडेलूप और सैन डोमिंगो। ये यूरोप के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी थे। क्यों? क्योंकि यहीं से तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी जैसी चीजें पूरे यूरोप में जाती थीं, और इन चीजों की मांग यूरोप में बहुत ज्यादा थी। मतलब पूरा का पूरा व्यापार इन्हीं बागानों पर टिका हुआ था। अब इन सारी चीजों का उत्पादन होता था बड़े बड़े बागानों में, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी कि इन बागानों में काम करने के लिए मजदूरों की भारी कमी थी। कोई भी यूरोपीय व्यक्ति इतनी दूर इन अनजाने देशों में जाकर काम करना ही नहीं चाहता था। तो इसी श्रम की कमी ने, इसी मजदूरों की कमी ने एक बहुत ही आम मानवीय प्रथा को जन्म दिया। तो सवाल ये उठता है कि बागानों में मजदूरों की इस कमी को फिर पूरा कैसे किया गया? इसका जवाब हमें मिलता है 17वीं शताब्दी में शुरू हुए त्रिकोणीय दास व्यापार में। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो 3 महाद्वीपों के बीच चलती थी, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। चलिए अब समझते हैं कि ये पूरी शोषणकारी व्यवस्था आखिर काम कैसे करती थी।
तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, त्रिकोणीय दास व्यापार का मतलब है 3 महाद्वीपों के बीच इंसानों की खरीद फरोख्त का एक भयानक सिलसिला। और फ्रांसीसी सौदागर इस व्यापार में बहुत आगे थे। उन्होंने इसे एक बड़े मुनाफे वाले बिजनेस में बदल दिया था। ये पूरा व्यापार 3 चरणों में होता था। पहला चरण, फ्रांसीसी सौदागर फ्रांस के बोर्दो या नांते जैसे बंदरगाहों से अपने जहाज लेकर अफ्रीका के तट पर पहुंचते थे। दूसरा चरण, वहां जाकर वे स्थानीय सरदारों से इंसानों को खरीदते थे, जिन्हें दास बना लिया गया था। और फिर शुरू होता था सबसे दर्दनाक हिस्सा। उन दासों को जहाज़ों में जानवरों से भी बुरी तरह ठूंस दिया जाता था। उन्हें लोहे की गर्म सलाखों से दागा जाता था और हथकड़ियों में जकड़कर अटलांटिक महासागर के पार 3 महीने की एक लंबी और तकलीफदेह समुद्री यात्रा पर भेज दिया जाता था। और फिर तीसरा और अंतिम चरण, जब वो कैरिबियाई देशों में पहुंचते थे तो उन्हें वहां के बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। आप ये सोचकर देखिए कि इसी क्रूर व्यापार के नींव पर फ्रांस के बोर्दों और नांते जैसे बंदरगाह फले फूले और यूरोप के सबसे अमीर शहरों में उनकी गिनती होने लगी। मतलब दासों के श्रम से ही यूरोप के बाजारों में चीनी, कॉफी और नील की जो बढ़ती हुई मांग थी, उसे पूरा करना मुमकिन हो पाया था। यहाँ एक शब्द को समझना जरूरी है जो उस समय बहुत इस्तेमाल होता था, नीग्रो। ये शब्द अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि ये एक अपमानजनक शब्द है और आज के समय में इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। और हैरानी की बात तो ये है कि 18वीं सदी में जब फ्रांस खुद क्रांति के दौर से गुजर रहा था और स्वतंत्रता, समानता जैसी बातें हो रही थी, तब भी इस दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं होती थी। इस व्यापार से जुड़े जो सौदागर थे वो इतने ताकतवर थे कि कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाता था। जब नेशनल असेंबली बनी तो इस सवाल पर बहुत लंबी लंबी बहसें हुईं कि क्या व्यक्ति के जो मूलभूत अधिकार हैं वो उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा को भी मिलने चाहिए, जिसमें दास भी शामिल थे। लेकिन नेशनल असेंबली ने इस पर कोई भी कानून पास नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ऐसा किया तो वो सभी बड़े व्यापारी नाराज हो जाएंगे, जिनका पूरा का पूरा व्यापार ही दास प्रथा पर टिका था। लेकिन फिर आया साल 1794 और जैकोबिन सरकार के कन्वेंशन ने एक ऐसा ऐतिहासिक कानून पास किया जिसने फ्रांसीसी इतिहास की धारा ही बदल दी। इस कानून के जरिए सभी फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सभी दासों को आजाद कर दिया गया। अब जरा इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये उसी ऐतिहासिक कानून का जश्न मनाता हुआ एक चित्र है। सबसे ऊपर देखिए, एक तिरंगा बैनर है जिस पर लिखा है मनुष्य के अधिकार और नीचे लिखा है गुलामों की मुक्ति। इस चित्र में आप देखेंगे कि एक फ्रांसीसी महिला है जो आजाद हुए दासों को यूरोपीय कपड़े दे रही है। ये उस समय की यूरोपीय सोच को भी दिखाता है कि वो लोग आज़ादी को एक तरह से सभ्य बनाने की प्रक्रिया के तौर पर देखते थे। लेकिन अफसोस, मानव अधिकारों की ये जो जीत थी, ये ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। ये स्वतंत्रता का एक बहुत ही छोटा सा अध्याय साबित हुआ। कन्वेंशन के उस ऐतिहासिक कानून के ठीक 10 साल बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आया तो उसने दास प्रथा को फिर से शुरू कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा बागान मालिकों के आर्थिक हितों को साधने के लिए किया, जो अपने मुनाफे के लिए पूरी तरह दासों के श्रम पर ही निर्भर थे। जरा इस बात को सोचिए कि बागान मालिकों के लिए स्वतंत्रता का मतलब ही ये था कि वे अफ्रीकी निग्रो लोगों को अपना गुलाम बना सकें। वो अपने आर्थिक फायदों को इंसानी जिंदगी और आज़ादी से कहीं ज्यादा ऊपर रखते थे। मतलब उनकी नज़र में उनकी अपनी आज़ादी दूसरों को गुलाम बनाने के अधिकार में ही। तो इस अमानवीय प्रथा को जड़ से खत्म होने में अभी और वक्त लगना था। ये संघर्ष जो था वो अभी बाकी था। और फिर आखिरकार वो दिन आया जिसका सदियों से इंतजार किया जा रहा था। साल 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का अंतिम और स्थायी रूप से, मतलब हमेशा हमेशा के लिए उन्मूलन कर दिया गया। इस तारीख ने इतिहास में उस लंबी और क्रूर प्रथा के अंत को चिन्हित किया। तो आज एड्यूटेकन के इस कक्षा में हमने देखा कि कैसे आर्थिक लालच, क्रांति के बड़े बड़े आदर्श और राजनीतिक उलटफेर के बीच ये दास प्रथा का मुद्दा दशकों तक उलझा रहा। पहले 1794 में इसे खत्म किया गया, फिर नेपोलियन ने इसे वापस शुरू कर दिया और अंत में जाकर 1848 में इसे हमेशा के लिए समाप्त किया गया। अब आप लोग इस सवाल पर जरूर सोचिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति के जो महान आदर्श थे,
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वे दास प्रथा के इस जटिल मुद्दे पर कहाँ तक सफल हुए और कहाँ असफल। तो स्टूडेंट्स, चलिए फ्रांसीसी क्रांति पर हमारे इस अध्याय के बिल्कुल आखिरी हिस्से को शुरू करते हैं। देखिए, ये क्रांति सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं थी। इसका असर इतना गहरा था कि इसने लोगों के कपड़े पहनने के तरीके, उनकी भाषा और यहाँ तक कि उनकी सोच को भी बदल दिया। तो आइए हमारे एडुटेकन के इस सेशन में इस क्रांति की उस विरासत को समझते हैं जिसने हमारी आज की दुनिया को एक शक्ल दी है। अच्छा, एक बात सोचिए, आप एक सुबह उठें और आपको पता चले कि अब से सरकार ये तय नहीं करेगी कि आप कौन सी किताबें पढ़ेंगे या कौन से नाटक देखेंगे। सुनने में आज ये आम लगता है, लेकिन क्रांति के बाद फ्रांस के लोगों के लिए ये एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव था और इसी ने सब कुछ बदल दिया। आपकी किताब में एक सवाल पूछा गया है कि क्या राजनीति सच में हमारे पहनावे, हमारी भाषा या हमारी किताबों को बदल सकती है? तो 1789 के बाद फ्रांस में जो हुआ वो इसका जोरदार जवाब था। हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। जो क्रांतिकारी सरकारें आईं, उन्होंने इसे अपना मिशन बना लिया कि स्वतंत्रता और समानता जैसे जो बड़े बड़े आदर्श हैं, उन्हें कानूनों के जरिए रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। 1789 की गर्मियों में जब बास्तील का पतन हुआ तो उसके फौरन बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून आया, और वो कानून था सेंसरशिप की समाप्ति। देखिए, पुराने राजतंत्र में क्या होता था कि कोई भी लिखित सामग्री हो, चाहे किताब हो, अखबार हो या कोई नाटक, उसे प्रकाशित या मंचित करने से पहले राजा के सेंसर अधिकारियों से मंजूरी लेनी पड़ती थी। लेकिन अब पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। मतलब ये एक ऐसा अधिकार था जो जन्म से मिलता है और जिसे कोई छीन नहीं सकता। और इस आजादी का नतीजा क्या हुआ? मानो विचारों की बाढ़ आ गई हो। फ्रांस के शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक अखबार, पर्चे, किताबें और छपी हुई तस्वीरें तेजी से फैलने लगीं। अब हर कोई क्रांति पर हो रही घटनाओं पर अपनी राय रख सकता था। और ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं था, ये समझना बहुत जरूरी है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो पढ़ लिख नहीं सकता था, वो भी नाटकों, गीतों और त्योहारों पर निकलने वाले जुलूसों के जरिए स्वतंत्रता और न्याय जैसे मुश्किल विचारों को समझ पा रहा था। क्रांति अब सबकी बन चुकी थी। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये महज एक कार्टून नहीं है, ये उस दौर का एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक हथियार है जो हजारों शब्दों के बराबर बात कह रहा है। यहाँ पर कलाकार ने बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बात कही है। एक मोटा ताज़ा व्यक्ति जो अमीर पादरी या कुलीन वर्ग का प्रतीक है, उसे एक प्रेस में डालकर निचोड़ा जा रहा है। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे क्रांति और आज़ाद प्रेस पुराने अभिजात वर्ग की सारी हेकड़ी और ताकत को निचोड़कर उन्हें उनके सही आकार में ला रहे थे। लेकिन देखिए, विचारों की इस आज़ादी और इतनी उथल-पुथल के बाद फ्रांस एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां स्थिरता की ज़रूरत महसूस होने लगी। और इसी माहौल में इतिहास के मंच पर एक नए किरदार का आगमन होता है, एक सैन्य तानाशाह, नेपोलियन बोनापार्ट। साल 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं जिसमें वो आल्प्स पर्वत पार कर रहा है, ये उस भव्य छवि को दिखाती है जो वो दुनिया के सामने बनाना चाहता था, एक हीरो की, एक विजेता की छवि। सम्राट बनने के बाद उसने पड़ोसी यूरोपीय देशों को जीतना शुरू कर दिया। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने अपने खानदान के लोगों को वहां की गद्दी पर बिठा दिया और इस तरह से एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। एक तानाशाह होने के बावजूद नेपोलियन खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण करने वाला मानता था। उसने कई ऐसे कानून लागू किए जो क्रांति के विचारों को आगे बढ़ाते थे, जैसे निजी संपत्ति की सुरक्षा का कानून और नापतौल की एक जैसी दशमलव प्रणाली की शुरुआत। शुरू में तो बहुत सी जगहों पर लोगों को लगा कि नेपोलियन की सेनाएं उनके लिए आज़ादी लेकर आई हैं, वो एक मुक्तिदाता है। लेकिन बहुत जल्द ही लोगों को समझ आने लगा कि ये सेनाएं असल में हमलावर हैं। मुक्तिदाता की छवि हमलावर की छवि में बदल गई। ये जो चित्र है, ये उसी बढ़ते हुए विरोध का एक सबूत है। इसमें जर्मन स्वयंसेवी सैनिक नेपोलियन के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहे हैं। यही राष्ट्रवादी भावना पूरे यूरोप में फैल गई और आखिरकार 1815 में वॉटरलू की लड़ाई में उसकी हार हुई। तो नेपोलियन का साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर फ्रांसीसी क्रांति के जो विचार थे वे खत्म नहीं हुए। उन विचारों का दुनिया पर बहुत गहरा और स्थायी असर पड़ा, जो आज भी महसूस किया जा सकता है।
चलिए अब उसी विरासत को समझते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार। ये विचार सिर्फ फ्रांस में कैद होकर नहीं रहे, बल्कि 19वीं सदी में ये पूरे यूरोप में फैले और जहां-जहां ये पहुंचे वहां की सामंती व्यवस्था को जड़ से हिला दिया। इन्हीं क्रांतिकारी सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर पूरे यूरोप में सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया। जो लोग पीढ़ियों से भू-दास्ता में जकड़े हुए थे, उन्हें आज़ादी मिली। और इस क्रांति की गूंज यूरोप से भी बहुत दूर तक सुनाई दी, यहाँ तक कि हमारे भारत में भी टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय जैसे लोग उन विचारों से प्रभावित हुए जो क्रांतिकारी फ्रांस से निकलकर आ रहे थे। उन्होंने भी स्वतंत्रता के इन नए विचारों को समझा और अपनाया। आपके किताब के बॉक्स 2 में जो ये इतालवी राष्ट्रवादी मैत्सिनी के शब्द दिए गए हैं, वे दिखाते हैं कि क्रांति की ये आग जिंदा थी। वो कहते हैं, अब मैं इटली में क्रांति चाहूंगा। इससे पता चलता है कि भले ही यूरोप की रूढ़िवादी सरकारें इन विचारों को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थीं, पर आज़ादी की लौ बुझी नहीं थी। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे एक क्रांति ने न केवल फ्रांस का राजनीतिक नक्शा बदला, बल्कि लोगों की रोज की जिंदगी, उनके सोचने के तरीके को भी बदल दिया। इसी क्रांति ने नेपोलियन जैसे व्यक्तित्व को जन्म दिया, पर सबसे बढ़कर इसने हमें स्वतंत्रता और अधिकारों की एक ऐसी विरासत दी जो आज तक जिंदा है। तो जैसा कि आपकी किताब के अंत में पूछा गया है, इस पर जरूर सोचिएगा। आज हम समानता, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे जिन अधिकारों को इतना स्वाभाविक मानते हैं, उनकी जड़ें कहीं न कहीं इसी फ्रांसीसी क्रांति में हैं। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।